हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th के मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के आगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाकर के आप सारी वीडियो को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक रिलेशन आपको दे दिया है और रिलेशन ऐसा दिया है कि P और Q कोई बिंदु है। अच्छे से समझ पाएंगे, P Q कोई बिंदु है और कह रहा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है ना, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। ये इस रिलेशन का मतलब है, मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। ध्यान से समझिए, आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले बेसिक समझते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपके पास दो बिंदु हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इतना तो जानते हैं। कहा यहाँ पे दो बिंदु हैं, एक बिंदु मान लेते हैं ये है, दूसरा बिंदु यहां हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, पूरे के पूरे कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये क्यू है। कहा है कि इस मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है और इसकी जो दूरी है वो सब दूरियां बराबर है, ठीक है ना। देखिए पी क्यू, इस रिलेशन में वही दो बिंदुओं को लेना है जिनकी दूरी मूल बिंदु से क्या हो, बराबर हो। जैसे यहां पे हो सकता है कोई बिंदु आ जाए, यहां पे कोई बिंदु आ जाए, एम हो जाए, ठीक है ना। तो जितनी दूरी ये, अगर उतनी ही दूरी ये भी है तो ऑर्डर्ड पेयर पी एम इस रिलेशन में होगा। समझ पाएगी नहीं, मतलब हमें उन्हीं बिंदुओं का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जो बिंदु मूल बिंदु से क्या हो, समान दूरी पर हो। अर्थात ये बिंदु जितनी दूरी पर है उतनी ही ये भी दूरी पर होना चाहिए, उन्हीं का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा। तो ये कह क्या रहा है ये तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहा है कि सिद्ध करिए तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध हमने आपको बताया था, अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो तुल्यता सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, हमें सिद्ध करना पड़ेगा स्वतुल्य संबंध के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करते हैं स्वतुल्य संबंध। ध्यान से समझिए, स्वतुल्य संबंध का रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले डिफिनीशन स्वतुल्य संबंध के लिए लिख लेते हैं। आप जानते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए। जो भी सेट दिया हो उस सेट का ए मतलब जो एलिमेंट आप ले रहे हैं उसी से स्टार्ट करिए। जो एलिमेंट आप ले रहे हैं दूसरा भी वही होना चाहिए, मतलब यहां ए है तो यहां भी ए होना चाहिए। तो यहां पी क्यू दिया है बिंदु, तो पी क्यू लेते हैं। तो कहेंगे कि चूंकि पी का पी से ही देखेंगे, पी का पी से ही देखेंगे। सपोज करिए ये हमारे कार्टेशियन प्लेन है, ये है, तो कोई बिंदु पी का पी से रिलेशन बन रहा है, अर्थात पी का बिंदु केंद्र से दूरी, सॉरी, जो बिंदु पी है उसका मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी। देखिए बिंदु एक है तो दूरी अलग अलग कैसे, देखिए अगर हम आपसे कह दें कि ऑर्डर्ड पेयर आप पी क्यू लीजिए तो ऑर्डर आप पी क्यू का कहेंगे बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू के मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। लेकिन अगर हम कह दें पी पी, क्योंकि स्वतुल्य में दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए,
पी पी है, क्यू क्यू है, आर आर है, सब सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो पी पी का मतलब हो गया बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी तो समान ही रहेगा ना, एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है, यानी इनके बीच की दूरी क्या अलग अलग हो सकती है? नहीं हो सकती है, वो हमेशा समान ही रहेगा। देखिए बिंदु तो यही है, अगर दो अलग अलग बिंदु रहते तो दूरी अलग अलग हो सकती थी, लेकिन एक ही बिंदु है तो उनकी दूरी अलग अलग संभव नहीं है। कहेंगे कि चूंकि, ये लिखेंगे, चूंकि बिंदु P की दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के मूल बिंदु की दूरी से सदैव बराबर होगा, दूरी से सदैव बराबर होगा। ये नहीं होगा, एक ही बिंदु है तो अलग अलग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो सदैव क्या होगा? बराबर होगा। अगर ऐसा है, अतः हम लोग कहेंगे कि पी पी बिलोंग्स टू आर। पी पी इस रिलेशन में है क्योंकि इस रिलेशन में वही बिंदु लेने हैं जो मूल बिंदु से दूरी समान हो। तो ये पी पी हमने ले लिया, एक ही बिंदु है, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी सदैव बराबर होगी, क्योंकि एक ही बिंदु मूल बिंदु से अलग अलग दो दूरियों पे नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारा स्वतुल्य है। क्लियर हो चुका? कहेंगे कि अतः आर स्वतुल्य है। आर क्या है? स्वतुल्य है। फिर हम दूसरा चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए क्या कंडीशन होता है, याद है शायद से आपको? सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध के लिए कंडीशन ये है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तो अगर पी क्यू आर में है तो पी क्यू का मतलब क्या है? पी क्यू आर है में बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी क्यू के मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। देखिए इसका मतलब क्या है? पी की मूल बिंदु से दूरी, पी की मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु क्यू का मूल बिंदु से दूरी। अब देखिए P का मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q के मूल बिंदु से दूरी, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा। हमने कहा बिंदु P यहां मान लेते हैं Q है, तो P मूल बिंदु से समान दूरी पे है, Q मूल बिंदु से समान दूरी पे है, दोनों दूरियां बराबर है। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं ये दूरी इसके बराबर कहिए या ये दूरी इसके बराबर कहिए, एक ही चीज है। तो इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं, Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगा बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी। एक ही चीज है कि नहीं? मूल बिंदु से दूरी एक ही चीज है कि नहीं? मूल बिंदु से दूरी, ठीक है ना? तो यानी Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु की दूरी से बराबर है, अतः QP जो होगा वो R में होगा। अगर दूरी बराबर है तो तभी तो उस रिलेशन में होगा। इस रिलेशन में करा है वही बिंदु है जिनकी दूरियां मूल बिंदु से क्या है? बराबर है। तो यहां दूरी बराबर है, इसलिए QP R में है। अतः PQ R में है, QP भी R में है, अतः सममित संबंध है। अतः सममित संबंध है। समझ पाए कि नहीं? सममित संबंध है। ओके, अब आगे हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए, सॉरी संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए कंडीशन आपने पढ़ा हुआ है। तीसरा कंडीशन क्या है संक्रामक के लिए? संक्रामक संबंध। अच्छा, संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है आप बताइए? संक्रामक संबंध के लिए होता है कि ए बी अगर आर में है तो बी से स्टार्ट होने वाला अगला बी सी आर में है, तो इसका मतलब ए सी भी आर में होना चाहिए। यही तो है संक्रामक संबंध। ढेर सारे सवाल कर चुके हैं। अब देखिए, अगर हम कह दें यदि P Q बिलोंग्स टू R, अब Q से स्टार्ट होने वाला लेंगे,
अब क्यू आर आता है लेकिन आर नहीं लेंगे क्योंकि यहां रिलेशन संबंध है, तो आर नहीं लेंगे, हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस ले लेते हैं, क्यू एस बिलोंग्स टू आर। अगर पी क्यू आर में है, क्यू एस आर में है, इसका मतलब पहले पी क्यू आर में है तो पी क्यू आर में मतलब पी की मूल बिंदु से दूरी बराबर क्यू की मूल बिंदु से दूरी, पी की मूल बिंदु से दूरी, पी क्यू मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, क्यू की मूल बिंदु से दूरी। इसका मतलब तो यही है क्यू की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। अच्छा ये तो इसका मतलब है, और ये तो पी क्यू वाले का बात, और क्या दिया हुआ है, क्यू एस बिलोंग्स टू आर, अर्थात क्यू की मूल बिंदु से दूरी बराबर एस की मूल बिंदु से दूरी। तो क्यू की मूल बिंदु से दूरी, क्यू की मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, एस की मूल बिंदु से दूरी। यही तो मतलब होगा जो रिलेशन हमें दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिए, अगर P की मूल बिंदु से दूरी मान लेते हैं 5 है, सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। P की मूल बिंदु से दूरी कितना है, P की मूल बिंदु की दूरी 5 है, तो जितना मूल बिंदु की दूरी P से है उतना ही Q से है, अर्थात Q का भी मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा, 5 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि P और Q की दूरियां मूल बिंदु से क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है कि जो Q की मूल बिंदु से दूरी है वही यस की भी मूल बिंदु से दूरी है, तो Q की मूल बिंदु से दूरी कितना है, 5, तो यस का भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हम यहां से P और यस की बात करेंगे तो P और यस भी मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, 5 पे ही तो है। अर्थात कहने का मतलब अगर P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी, और Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है S के मूल बिंदु की दूरी से, तब P की दूरी मूल बिंदु से और यस की दूरी मूल बिंदु से भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, S की मूल बिंदु से दूरी, S की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये जो रिलेशन बनाया इसका मतलब क्या है, P और S दो ऐसे बिंदु हैं जिनकी मूल बिंदुओं से दूरी समान है। अगर समान है तो इस रिलेशन में होंगे, अर्थात P और S बिलोंग्स टू R है। अतः ध्यान समझिए, PQ बिलोंग्स टू R था, QS बिलोंग्स टू R था, हमने क्या सिद्ध कर दिया, PS बिलोंग्स टू R, ये बीच बीच के Q को हटा दिया, PS बिलोंग्स टू R आ गया। अतः संक्रमक संबंध है, अतः जो संबंध है वो कैसा है, संक्रमक संबंध है। अतः जो संबंध है वो कैसा है, संक्रमक संबंध है। अब देखिए ये जो रिलेशन R है वो स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रमक भी हो गया। जब कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों हो तो उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। अतः R तुल्यता संबंध है। R कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। क्लियर कर पाए कि नहीं, वो देखो कितना आसान सवाल था, बस दे दिया है, बड़ा सा देखने में लगेगा अरे ये तो बहुत मुश्किल है, इसको हमने 1 बाय 1 करके लिखा है, लेकिन है कितना सरल, वो देखिए बहुत सरल है। अरे कोई बिंदु एक ही बिंदु मूल बिंदु से अलग अलग दूरी पे नहीं हो सकती, अर्थात P बिलोंग्स टू R, यही तो कह रहा है स्वतुल्य की परिभाषा, अर्थात स्वतुल्य है। अगर P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q के मूल बिंदु से दूरी, तो Q का भी मूल बिंदु से दूरी P के बराबर होगा। ठीक है, अतः सममित हो जाएगा। अगर P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q के मूल के बिंदु की दूरी से, Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है S की मूल बिंदु से दूरी से, तो P और S भी मूल बिंदु से समान दूरी पर ही होंगे। अगर P और S मूल बिंदु से समान दूरी पर होंगे तो PS R में होगा, और PS R में होगा अर्थात वो संक्रमक होगा, और संक्रमक हो गया मतलब स्वतुल्य, सममित, समग्र तीनों है, अर्थ क्या है, तुल्यता संबंध है। अब इसी में कह रहा है कि पुनः सिद्ध करिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0 0। देखिए ध्यान से, ये P जो है ना वो 0 0 पर नहीं है, 0 0 मतलब केंद्र पर नहीं, केंद्र का ही तो निर्देशांक 0 0 होता है, तो जो बिंदु P है वो 0 0 पे नहीं है। ठीक है ना, से संबंधित सभी मतलब कोई भी ऐसा बिंदु नहीं लेना है जो यहां पे हो,
मूल बिंदु पे हो। ठीक है, तो ऐसे सभी समान बिंदुओं को लेना है, एक ऐसे वृत्त को निरूपित करते हैं जिनका केंद्र मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से देखिए, मूल बिंदु से अगर हम कोई बिंदु लेंगे P, ठीक है, और सारे बिंदु लेंगे जिनकी दूरियां मूल बिंदु से समान होंगी, तो कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको। ये सभी देखेंगे तो मूल बिंदु से क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। तो ये आपको कैसा लग रहा है, एक वृत्त का रूप दिखाई दे रहा है। सभी बिंदु इस केंद्र से समान दूरी पर हैं और केंद्र से समान दूरी पर होने के नाते ये कैसा रूप बना रहे हैं, वृत्त का रूप बना रहे हैं। और इस वृत्त का केंद्र क्या है, सेंटर है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, क्योंकि मूल बिंदु से ही तो सभी जो बिंदु है वो दूरी समान है। जिस बिंदु से दूरी समान होता है वही आपका क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ये जो मूल बिंदु है वो केंद्र है और सभी बिंदु मिलकर के क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से अलग किस्म के दिए हुए हैं, समझना होगा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कराई सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R T1 T2 के समरूप द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहले छोटे से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी देखिए एकदम सरल है, बस लिखना है आपको। लिख कैसे सकते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। और इतना प्रैक्टिस के लिए इसमें दे दिया है कि आप आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करा है कि समस्त त्रिभुजों के संबंध समुच्चय A में R दिया है। R दिया है कैसा, T1 T2 और T1 समरूप है T2 के, T1 समरूप है T2 के, ये संबंध हमें दे दिया है। T1 T2 दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। ओके, अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि ये जो रिलेशन है वो सिद्ध करिए, क्या है, तुल्यता है। तुल्यता का मतलब होता है कि वह स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों है। तो सबसे पहले हम सिद्ध कर देते हैं स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य संबंध के लिए अब ध्यान से समझिएगा। स्वतुल्य संबंध के लिए हमने आपको बताया है कि दोनों क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। चूंकि T1 समरूप होगा T1 के, होगा कि नहीं, आप कहेंगे नहीं होगा। हम बताते हैं कोई भी आकृति ले लेते हैं, ये त्रिभुज ही ले लेते हैं, इसको नाम दे दिया T1। तो ये T1 अपने आप की तो समरूप होगा, अर्थात समरूप क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, समान रूप वाला। जैसा रूप इसका है ठीक दूसरे वाले का भी रूप वैसा ही होगा। तो T1 अगर बनाएंगे तो T1 भी तो ऐसे ही बनाएंगे ना, सेम है। T1 भी तो सेम है, जैसा ये वैसा ही। तो कोई भी आकृति अपने स्वयं के समरूप होती ही है, ये फिक्स है। ये और ये दोनों सेम आकृति है, सेम आकृति तो समान रूप की तो होंगी ही। तो कोई भी आकृति सदैव अपने समरूप होती ही है। तो T1 समरूप होगा T1 के, अतः क्या हो जाएगा बताइए, T1 ऐसे लिखते हैं, T1 बिलोंग्स टू R। अगर समरूप होगा तो R में है, तो T1 के समरूप है इसलिए R में है। अगर जो यहां वही यहां, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध अतः है। लिखेंगे अतः जो R है वो स्वतुल्य संबंध है, अतः R स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। समीकरण नंबर यहाँ पे इक्वेशन दूसरा देखते हैं क्या, सममित के लिए। सममित के लिए क्या है, ध्यान से समझिए। सममित संबंध के लिए तो सममित संबंध के लिए हम दो लेते हैं। अगर T2 बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब है T1 समरूप है T2 के, T1 समरूप है T2 के। अब ऐसे समझिए, T1 है, ये T2 है, तो ये इसके समरूप है कहिए, या फिर ये इसके समरूप है, चीज तो एक ही है।
ये इसके समरूप है या ये इसके समरूप है? दोनों की आकृतियां तो समान रूप वाली ही हैं। ये इसके समान रूप का है या ये इसके समान रूप का? चीज एक ही है। तो आपका ये T1 समरूप है T2 के, या फिर आपका ये T2 समरूप है T1 के? एक ही चीज है। T2 समरूप है T1 के। अगर T2 T1 के समरूप है तो इसको हम लिख सकते हैं T2 T1 बिलोंग्स टू R। बताइए, T1 T2 वही होगा जो समरूप होंगे, तो ये दोनों समरूप तो है तो R में होंगे, R में होंगे। तो T1 T2 R में था, T2 T1 भी R में है, अर्थात क्या हो जाएगा? अतः जो R है वो सममित है, जो R है वो सममित है। अब हम चेक करते हैं तीसरा हमारे पास क्या है? समरूप संक्रमक के लिए तीसरा हम चेक कर लेते हैं संक्रमक संबंध के लिए। संक्रमक संबंध में हम लोग 3 लेते हैं, जानते हैं। संक्रमक संबंध के लिए देख लीजिए, ये मान लेते हैं हमारे पास T3 है। ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि संक्रमक संबंध के लिए T1 T2 बिलोंग्स टू R होता है, T1 T2 बिलोंग्स टू R। और क्या है? T2 से स्टार्ट होने वाला लेते हैं तो T2 T3 बिलोंग्स टू R। ये संक्रमक संबंध के लिए होगा ही होगा। इतने सवाल अब कर लिए, अब तो आसान है। अरे AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो सिद्ध करना क्या होता है? AC बिलोंग्स टू R। तो ये दोनों R में है, बीच वाले को गायब करके T1 T3 सिद्ध करना है, R में होंगे। अब समझिए T1 T2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब है T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 समरूप है T2 के, यही ना T1 और देखिए और क्या है? और है T2 T3 बिलोंग्स टू R, मतलब T2 समरूप है T3 के, T2 समरूप है T3 के। अब यहां से आकृति से आप समझ पाएंगे, T1 समरूप है T2 के, अर्थात जैसी आकृति इसकी है ठीक वैसी ही आकृति, समान छोटा बड़ा हो सकता है, केवल रूप की बात यहां हो रही है। तो जैसी आकृति इसकी वैसी ही आकृति इसकी है। फिर कह रहा है T2 T3 बिलोंग्स टू R, अर्थात जैसी आकृति इसकी वैसी ही आकृति इसकी भी है। जैसी आकृति इसकी वैसी ही इसकी, और जैसी आकृति वैसी इसकी भी। तो इन दोनों की भी आकृतियां तो सेम ही सेम होंगी। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो जैसी आकृति इसकी वैसी ही इसकी, तो ये भी समबाहु त्रिभुज होगा। ये भी क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। अब फिर कह रहा है जैसी आकृति इसकी वैसी ही इसकी, तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। अब हम पहले तीसरे की बात कर रहे हैं, तो पहला भी समबाहु त्रिभुज, तीसरा भी समबाहु त्रिभुज, यानी पहला और तीसरे की भी आकृति क्या है? समान है। तो कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट T1 समरूप है T3 के। अगर T1 समरूप है T3 के तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T1 T3 बिलोंग्स टू R। अब यहाँ T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R हमने सिद्ध कर दिया। T1 T3 भी किस में है? R में ही है। तो अगर ये रिलेशन सेटिस्फाइड होता है तो क्या होता है? संक्रमक होता है। अतः R क्या है? संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध है। R कैसा संबंध है? संक्रमक संबंध है। समझ पाए कि नहीं? ओके। कहेंगे कि स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रमक भी हो गया, अतः R तुल्यता संबंध है। R कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। ये तो पहला है, सिद्ध करने के लिए कहा था कि सिद्ध करिए R तुल्यता है। अब आगे क्या कह रहा है कि भुजाएं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, देखिए एक T1 दे दिया है, T1 में जो भुजा है वो दिया है 3, 4, 5। T2 दूसरा दे दिया है त्रिभुज जिसकी भुजाएं दिया है 6, 8, 10, 6, 8, 10। T3 तीसरा दे दिया है, क्या दे दिया है? T1 दिया है, सॉरी एक मिनट का है, T1 दिया है 3, 4, 5, T2 दिया है 5, 12, 13।
ये दिया है 5, 12, 13 और T3 आपको दे दिया है 6, 8, 10। पूछ रहा है कि इसमें T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। इस रिलेशन के द्वारा कौन से त्रिभुज संबंधित है, मतलब क्या T1 T2 के समरूप है, क्या T2 T3 के समरूप है, क्या T1 T2 के समरूप रिलेशन में होगा, मतलब समरूप ही तो होगा, यही तो सिद्ध करना है। तो समरूप का कंडीशन आपने 3 पढ़ा, यहां भुजा दिया है तो भुजा का मतलब होता है तीनों भुजाएं समानुपातिक होंगी। देखिए आपने ये पढ़ा है कि 2 त्रिभुज समरूप होंगी यदि उनकी भुजाएं समानुपातिक हों, अर्थात समान अनुपात में हों। यदि उनकी भुजाएं समानुपाती हों, यही न है। अच्छा अब ध्यान से समझिए, अब सब का अनुपात निकालिए, हम निकाल लेते हैं। देखिए सब का हमें चेक करना है T1 T2 के समरूप है क्या, अर्थात T1 बटे T2 निकालेंगे, भुजाओं की बात कर रहे हैं। फिर चेक करना है T2 T3 के समरूप है क्या, निकालेंगे। फिर चेक करेंगे T1 T3, तो T1 T3 जिसके लिए अनुपात सब अनुपात बराबर आ जाए वही क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो 3/5 करेंगे, फिर क्या हो गया 4/12, फिर क्या हो जाएगा 5/13। तो ये तीनों बराबर आए नहीं आए, इसलिए T1 T2 का कोई रिलेशन बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, इसलिए क्योंकि तीनों बराबर आते तब समरूप होता। लेकिन यहाँ 3/4 है, यहाँ 1/3 बन जाएगा, यहाँ 5/13 है, तीनों अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए T1 T2 का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। फिर T2 T3 चेक करते हैं तो 5/6 हो जाएगा, भुजाओं का भाग देते हैं 5/6, 12/8, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 13/10। तो यहाँ भी देखिए भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, यहाँ 5/6 आ रहा है, या 3/2 आ रहा है, या 13/10 आ रहा है, काट देंगे तो 3/2 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये समानुपात में भी नहीं है, अर्थात T1 का T2 से रिलेशन नहीं बनेगा, T2 का T3 से रिलेशन नहीं बनेगा। अब एक और चेक करने के लिए बचा है T1 का T3 से, चेक कर लेते हैं। तो T1 का T3 से करते हैं तो यहाँ 3/6 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा और 5/10 हो जाएगा। इनको काटेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2, ये सब बराबर आ रहा है, सब बराबर आ रहा है, अर्थात समरूप है, अर्थात T1 का कनेक्शन T3 के साथ बनेगा। यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर इसमें लिखे जाएंगे वो T1 T3 से बनेंगे, ठीक है ना। तो ये जो दिया हुआ एग्जाम्पल, इसमें T1 का रिलेशन केवल और केवल T3 से ही बनेगा, बाकी T1 T2 T2 T3 का रिलेशन नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन समझेंगे यार ना, इतने सवाल कर लिए हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को कहीं से भी बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कराए कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R P1 P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहले एक कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ये भी कितना सरल है, अगर बाकी अभी जितने सवाल इसमें हैं, बाकी सभी सवाल ना बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो मुश्किल सवाल थे शुरू वाले, समझने लायक थे, वो आपने समझ लिया है। ये सब तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, केवल लिखना है, एकदम रट गया होगा, इतना सवाल लगाए हैं। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 13 नंबर सवाल में एक रिलेशन R दिया हुआ है और कह रहा है जो R है वो P1 P2 का ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, और P1 P2 का मतलब है कि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, मतलब P1 P2 कोई बहुभुज है, 3 भुजाओं वाले, 4 भुजाओं वाले, 5 भुजाओं वाले, 6 भुजाओं वाले, लेकिन हमें वहां पे वही ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिनमें भुजाओं की संख्या समान हो। 3 वाले का 3 के साथ, 4 वाले का 4 के साथ ही बनाना है, ठीक है। भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। अब देखिए P1 व P2 में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो चेक करना है ये स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है कि नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए निश्चित तौर पे अब आप समझ गए होंगे स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। हम P1 ही लेंगे, कहेंगे कि P1 व P1 में
भुजाओं की संख्या समान होगी कि नहीं होगी? आप बताइए। समान होगी, क्योंकि एक ही आकृति है, उनमें अलग अलग भुजा कैसे हो सकते हैं? हमने कह दिया ये त्रिभुज है, तो इसमें आप कहेंगे एक बार 3 भुजा एक बार 4 भुजा है? नहीं, ये त्रिभुज है तो 3 ही भुजा होगी, अर्थात इसमें अलग अलग आकृति अलग अलग भुजाएं नहीं हो सकती। तो P1 और P1 में भुजाओं की संख्या सदैव समान होगी। सदैव क्या होगी? समान होगी। कोई भी आप ले लीजिए, 4 भुजा 5 भुजा, वो हमेशा एक ही आकृति रहेगी, तो समान भुजा रहेगी। अतः क्या हो जाएगा बताइए? अतः P1 बिलोंग्स टू R। अगर भुजाओं की संख्या समान है तो R में रहेगा। अतः क्या हो जाएगा? R स्वतुल्य संबंध है। अतः R क्या हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध है। बताइए कितना आसान है। R कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। दूसरा देखिए हमें क्या कह रहा है? सममित के लिए, सममित के लिए ध्यान से समझिएगा। सममित के लिए हमें क्या दिया होता है? सममित के लिए हमें दिया होता है P1 P2 बिलोंग्स टू R। यहाँ P1 P2 ही दिया है, वही तो लेंगे। तो P1 P2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हो गया? P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। P2 में भुजाओं की संख्या समान है, यही तो कहेंगे। भुजाओं की संख्या समान है। अब देखिए ऐसे कहिए, जैसे ये हमने P1 ले लिया और ये दूसरा P2 ले लिया, तो P1 और P2 में 3 ही भुजा है, तो P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है कहिए, या P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है? एक ही चीज है। तो P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है कहिए, या कहिए P2 व P1 में भुजाओं की संख्या समान है। अब आप लिख लेंगे। इसका मतलब हुआ, देखिए P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान था तो ये लिखा था, ये है तो हम लिख सकते हैं P2 P1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि R में वही रहेंगे जिसमें भुजाओं की संख्या समान है। इन दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, इसलिए क्या है? R में है। अतः हम लोग कहेंगे, देखिए P1 P2 बिलोंग्स टू R, हमने सिद्ध कर दिया P2 P1 भी R में है। अतः जो R है वो सममित संबंध है। अतः जो R है वो सममित संबंध है। ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए देखिए ये भी सरल है, बहुत सरल है। संक्रमक के लिए, संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए बताइए क्या हो जाएगा? संक्रमक संबंध के लिए हम कहेंगे कि P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 से स्टार्ट होने वाला लेंगे, P2 P3 बिलोंग्स टू R। देखिए P1 P2 बिलोंग्स टू R, P1 P2 बिलोंग्स टू R का मतलब होता है P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। यही तो मतलब है, भुजाओं की संख्या समान है, समान है। और फिर करा P2 P3 बिलोंग्स टू R, और P2 P3 बिलोंग्स टू R मतलब P2 व P3 में भुजाओं की संख्या समान है। अब ऐसे समझिए, 3 आकृति दिया हुआ है, P1 P2 एक दूसरा दिया भी बनाते करा कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, अर्थात इसमें 3 भुजा तो इसमें भी 3 भुजा। फिर करा है P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 में 3 भुजा तो P3 में भी कितना होंगे? 3 ही भुजा होंगे। तो P1 और P3 में भी तो 3 ही भुजा आए। ठीक है। तो P1, इसका मतलब अगर P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी, अर्थात P1 व P3 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। अब P1 P3 में भुजाओं की संख्या समान है, इसका मतलब P1 P3 बिलोंग्स टू R, P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P3 बिलोंग्स टू R। हमने सिद्ध कर दिया P1 P3 बिलोंग्स टू, अर्थात जो R है वह संक्रमक संबंध है। R स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, अतः R तुल्यता संबंध है। अतः R तुल्यता संबंध है। ये पहला सवाल था। इसी में एक सवाल और कह रहा है
क्या कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई के भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो 3, 4, 5 कराए कि भुजाएं क्या है, 3, 4, 5 अर्थात क्या बनाएंगी, त्रिभुज बनाएंगी। अर्थात जो भी समुच्चय बनेगा, जो भी बहुभुज बनेगा वो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अर्थात ये जो सेट होगा, जो समुच्चय ए होगा वो किसका समुच्चय होगा, त्रिभुजों का। 3 भुजा दिया है, 3 भुजा से त्रिभुज ही तो बन सकता है, त्रिभुज ही तो बनेगा। तो त्रिभुजों का ही समुच्चय ले सकते हैं, क्योंकि जो भी होगा P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, चतुर्भुज नहीं ले सकते इस रिलेशन में। अगर चतुर्भुज लेंगे तो 3 और 4 भुजा हो गई, अलग अलग भुजा हो गई, तो कहां संभव है। इसलिए 3, 4, 5 में भुजाओं की संख्या समान कह रहा है, मतलब त्रिभुज है तो त्रिभुज ही ले सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं ले सकते। तो जो बनेगा वो किसका समुच्चय बनेगा, त्रिभुज का ही समुच्चय बनेगा। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है, आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आसान है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब लोगों को आसानी से समझ में आएगा। बस यार पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे ना, 1 to end देखेंगे तो आसानी समझ में आएगा। नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कराए कि मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R L1 L2 सच डेट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही पहला सवाल कर लेते हैं। देखिए सब के सब एकदम आसान है, ये सब तो यार बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए क्या कह रहा है, हम आसानी से आपको समझाते हैं। यहां एक रिलेशन दे दिया है हमें R क्वेश्चन नंबर 14 में, और कह रहा है कि जो R है वो L1 L2 है सच डेट L1 समांतर है L2 के, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो सिद्ध करिए कि ये जो संबंध है ये क्या है, तुल्यता संबंध है। अर्थात स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसको चेक करते हैं, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए अच्छा, ये जो यल है ये लाइन है, कोई रेखा खींची गई है XY तल में, ऐसी रेखाएं खींची गई हैं। इसको आप L1 कह सकते हैं, L2 कह सकते हैं, L3 कह सकते हैं। ढेर सारी लाइन का कलेक्शन लिया गया है जो L1 और L2 में है, और ये XY तल में है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो हम जानते हैं स्वतुल्य संबंध में जो पहला होता है वही दूसरा होता है। कोई भी लाइन अपने आप के हमेशा क्या होती है, समांतर होती है, आपने पढ़ा होगा। तो L1 L1 के समांतर तो जरूर होगी। कोई भी लाइन है, कोई भी रेखा है, वो अपने आप के जरूर समांतर होती है। तो L1 L1 के समांतर होगा, चूंकि L1 समांतर है L1 के। कोई पूछे क्यों, कहेंगे कोई भी रेखा स्वतः अपने आप के समांतर जरूर होती है। अतः क्या हो जाएगा, L1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि R में वही होंगे जो एक दूसरे के समांतर होंगे। तो L1 L1 के समांतर इसलिए R में है, और L1 L1 के समांतर अर्थात L1 का संबंध L1 से है। इसका मतलब कैसा संबंध, स्वतुल्य संबंध है। तो अतः हम कह देंगे R स्वतुल्य है। R जो संबंध हमने यूज किया है वो स्वतुल्य है। अब चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, अब सममित के लिए आप जानते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू R हो, तो हमें सिद्ध करना होता है L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है L1 समांतर है L2 के। अब यहां समझिए, L1 समांतर है L2 के कहिए, या L2 समांतर है L1 के कहिए, एक ही चीज है। तो L1 समांतर है L2 के, या L2 समांतर है L1 के, ऐसे कह दीजिए। तो L2 समांतर है L1 के, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L2 L1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि R में वही होंगे जो एक दूसरे के समांतर होंगे। तो L1 L2 के समांतर है तो R में है। L1 L2 R में था, लेकिन L2 L1 R में हो गया। अर्थात जो R है वो क्या है, सममित है। अतः R सममित है।
ठीक है, R क्या है, सममित है। अब तीसरा चेक करते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या हो जाएगा बताइए। संक्रमक के लिए हम जानते हैं यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R हो और L2 L1 बिलोंग्स टू R हो, सॉरी L2 L3, तीसरा लेते हैं, यही तो है संक्रमक। L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, L1 समांतर है L2 के, यही इसका मतलब है। L2 L3 बिलोंग्स टू R है, और क्या दिया है, L2 L3 बिलोंग्स टू R, अर्थात L2 समांतर है L3 के। अब ध्यान से समझिए, L1 L2 के समांतर, L2 L3 के समांतर, तो क्या L1 L3 के समांतर नहीं होगा, होगा। तीन रेखाएं खींचिए, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये ऑटोमेटिक इसके समांतर हो जाएगा। अतः हम लोग कहेंगे, अतः क्या कहेंगे, L1 समांतर है L3 के और L1 L3 के समांतर है, यानी L1 L3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। L1 L2 बिलोंग्स टू R था, L2 L3 बिलोंग्स टू R था, हमने सिद्ध कर दिया L1 L3 बिलोंग्स टू R, अर्थात संक्रमक है। संक्रमक का यही कंडीशन है, अतः R संक्रमक है, अतः R क्या है, संक्रमक है। संक्रमक है, स्वतुल्य है, सममित है, सब है। जब सब है तो क्या है, तुल्यता है। अतः हम लोग कह देंगे R तुल्यता संबंध है, अतः हम लोग कह देंगे R तुल्यता संबंध है। ओके, नो डाउट। कैसे हमने सिद्ध किया, आसान है। अब आगे इसी में चलते हैं, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध कर दिया। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करिए। देखिए, एक रेखा दे दिया है, रेखा क्या दिया है हमारे पास, देखिए ध्यान से, रेखा दिया है y बराबर 2x + 4। अब देखिए, ये हमारे पास मान लेते हैं L1 कोई रेखा है। अब जितनी भी रेखाएं इसके समांतर है उन सबको लिखना है। इसके समांतर जितने भी रेखाएं हैं सभी का रिलेशन यहां बन जाएगा। तो इसके समांतर अगर रेखा लिखना हो, इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, तो ये जो कांस्टेंट है बस इसी की जगह C रखिए। समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बताइए, ऐसा 9th में आपने पढ़ा है, y बराबर 2x + c। इनका रिलेशन यहां पे होगा, एकदम आसान। तो इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर क्या होगा, 2x + c है। ठीक है, c बराबर 1 2 3 4 रख करके आप आसानी से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को, आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। जो भी काम करेंगे वो आसानी से करेंगे, समझ के करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 15 नंबर क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन, 15 तो एकदम कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। करा कि मान लीजिए समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 में, आर दिया है, निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन करिए। अब उस पर ढेर सारे आपको एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा कौन सही है कौन सही नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले एक सेट दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है। मान लेते ए दिया है, वो दिया है 1 2 3 और 4। हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 2, ठीक है, और क्या दिया है 1 1 4 4, 1 1 4 4, और क्या दिया हुआ है 1 3 3 3, 1 3 3 3 और 3 2। ये रिलेशन हमें दे दिया है। इसमें ढेर सारे, सबसे पहले हम ऑलरेडी चेक कर लेते हैं इसमें कौन क्या है, स्वतुल्य सममित संक्रमक है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य। अब स्वतुल्य उत्तुल्य चेक करना बहुत आसान है।
स्वतुल्य है कि नहीं? अगर स्वतुल्य होगा, एक का रिलेशन एक के साथ, दो का रिलेशन दो के साथ, तीन का रिलेशन तीन के साथ, चार का रिलेशन चार के साथ इसमें होगा। तो एक का रिलेशन एक के साथ, दो का रिलेशन दो के साथ, तीन का रिलेशन तीन के साथ, चार का रिलेशन चार के साथ है इसमें, अतः स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य तो पास हो गया, क्योंकि एक एक दो दो तीन तीन चार चार इस सेट में है, इसलिए स्वतुल्य है। अब चेक करते हैं सममित। तो सममित के लिए क्या होता है? प्रत्येक का उल्टा होना चाहिए। एक दो है तो दो एक भी होना चाहिए। तो एक दो है लेकिन दो एक इसमें है नहीं है। देखिए एक दो है लेकिन दो एक कहीं भी इसमें नहीं है, तो सममित नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दो बिलोंग्स टू आर, लेकिन दो एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब हम चेक करते हैं संक्रमक। संक्रमक है कि नहीं है? हमने बताया था सममित और संक्रमक चेक करते समय जो स्वतुल्य वाले हैं उनको कट कर दिया करें। तो इसको कट कर देंगे स्वतुल्य, दो दो को कट करेंगे, तीन तीन को कट करेंगे, चार चार को कट करेंगे, बाकी सबको स्टार्ट करते हैं। देखिए एक दो, तो दो से स्टार्ट होने वाला नहीं है, पास माना जाएगा संक्रमक में। एक तीन, तीन से स्टार्ट होने वाला चेक करेंगे तो तीन से स्टार्ट होने वाला तीन दो है, तो तीन तीन हट जाएगा, एक दो आएगा, तो एक दो यहां पे है, मतलब ये भी पास माना जाएगा। और तीन से स्टार्ट होने वाला तो है ये नहीं है। तीन दो, दो से स्टार्ट होने वाला नहीं है, ये भी पास माना जाएगा, अर्थात संक्रमक है। तो ये जो संबंध है वो स्वतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सममित नहीं है। अब जो पूछ रहा है वो देखिए, कह रहा है आर स्वतुल्य तथा सममित है, तो पहला ही गलत। स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। कह रहा है आर स्वतुल्य और संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। आर स्वतुल्य है, सममित है, ठीक है ना, सॉरी, आर स्वतुल्य है और संक्रमक है, हाँ ठीक है, सममित नहीं है। अर्थात दूसरा वाला, देखिए पहला वाला जो कहा वो गलत, दूसरा वाला जो कहा वो सही, तीसरा वाला चेक करते हैं। कह रहा है कि आर सममित तथा संक्रमक है, तो सममित और संक्रमक नहीं है, ऑलरेडी गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। चौथा कह रहा है आर तुल्यता है, तो तुल्यता भी नहीं है। जब तीनों होता तब न तुल्यता होता। ये दूसरा क्या है? सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आसान है ये तो, बहुत आसान था। देखो कितना आसान सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय n मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। में आर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, बी इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। देखिए हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में एक रिलेशन आर दिया हुआ है और आर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी इज ग्रेटर देन 6 लेना है। बी का मान 6 से हमेशा क्या करना है? बड़ा ही लेना है। तो कुछ सवाल आपसे पूछ रहा है। पहला सवाल 2 4 क्या आर में है? फिर दूसरा सवाल पूछ रहा है कि 3 8 क्या आर में है? फिर तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि 6 8 क्या आर में है? फिर चौथा सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्या 8 और 7 आर में है? तो ध्यान से देखिए, आर में वही होंगे जिसका पहला ए मतलब पहला, बी मतलब दूसरा, ए वाला अर्थात पहला वाला दूसरे वाले से 2 कम होगा। देखिए ए वाला बी वाले में से 2 घटा करके मिल रहा है, अर्थात समझिए ऐसे, अगर b बराबर 4 ले लेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा? 4 माइनस 2 यानी 2। तो पहला वाला 2 कम होगा, दूसरा वाला 2 ज्यादा होगा। पहला वाला 2 क्या होगा? कम होगा, दूसरा वाला 2 ज्यादा होगा। तो यहां तो सही है, पहला वाला दूसरा वाला 2 4 है, यानी पहला वाला दूसरे वाले से 2 कम है। लेकिन ये कहानी तो सही है, लेकिन यहां पे कंडीशन और आगे बढ़ा दिया, b इज ग्रेटर देन 6, अर्थात दूसरा वाला जो है वो 6 से बड़ा ही होना चाहिए। दूसरा वाला जो है वो 6 से बड़ा ही होना चाहिए। तो दूसरा वाला 6 से बड़ा है क्या? दूसरा वाला 6 से बड़ा है क्या? अगर दूसरा वाला बड़ा है 6 से, जैसे हमने b की जगह 6 रखेंगे तो b की जगह 6 रखेंगे तो 6 में से 2 चला जाएगा 4, यानी 4 6 यहां बनता, ठीक है। तो ये रिलेशन कट नहीं है, इसमें नहीं। क्यों नहीं? देखिए पहले कंडीशन सेटिस्फाइड है, a बराबर b माइनस 2 सेटिस्फाइड है कि पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है।
लेकिन कह रहा है कि जो बी वाला है वो 6 से बड़ा हो, अर्थात दूसरा वाला 6 से क्या हो, बड़ा हो। तो दूसरा वाला यहाँ तो 4 ही है, इसलिए नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी गड़बड़ है। 3 8 हमें कह रहा है कि पहला वाला दूसरे वाले से 2 कम हो, तो पहला वाला यहाँ दूसरे वाले से 5 कम है, खत्म कहानी। यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। 6 8 पहला वाला दूसरे वाले से क्या है, 2 कम है, और बी वाला 6 से बड़ा भी है, तो ये सही है। 8 7 ये भी कट है। यहाँ कहाँ पहला वाला दूसरे वाले से 2 बड़ा है, तो इसमें केवल सही कौन है, 6 8 ही इस रिलेशन में है, बाकी कोई भी इस रिलेशन में नहीं है। आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना, एकदम आसान है। केवल सी वाला ही है। ये इसमें देखिए ये दोनों तो क्लियर नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ये चक्कर था। इसमें b ग्रेटर देन 6 बोला, लेकिन यहाँ b 4 ही है, 6 से बड़ा, अर्थात 7 8 9 10 11 12 लेने हैं ना, इसलिए ये वाला भी नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आज के इस वीडियो में आपको जितने क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन थे, हमने सभी क्वेश्चंस को आपको 1 बाय 1 करके अच्छे से पूरी डिटेल में समझाया है। अभी इसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो भी आएगी, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, तो 1 शॉर्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के जितने क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन को एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे। 1.2 में जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो अभी पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा तेज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, किसी को कोई भी डाउट कहीं से भी नहीं होगा। बस आप वीडियो से के साथ लगातार बने रहिए, जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अब इसके आगे की वीडियो में, इसके आगे की एक्सरसाइज में 1.2 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी सवाल होंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।